और ये हमारा पहला क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ भोपाल के 2017 में पूछा गया था, और जिसमें पूछ क्या रहा है कि एल्केनो का हैलोजनीकरण उदाहरण किसका होता है। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का, दूसरा हमारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन का, और तीसरा हमारा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का, और चौथा क्या ऑक्सीकरण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एल्केनो का हैलोजनीकरण उदाहरण किसका होता है, यह होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एआरओ बनारस के 2016 में पूछा गया था। और इसमें पूछ क्या रहा है कि कार्बन ब्लैक जो कि छापे की स्याही में प्रयुक्त होता है, निम्न के विघटन से मिलता है। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा C2H2, दूसरा है C6H6, और तीसरा हमारा CCl4, और चौथा क्या है CH4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बन ब्लैक जो कि छापे की स्याही से प्रयुक्त होता है, निम्न का विघटन से मिलता है, किसके विघटन से मिलता है, यह CH4 के विघटन से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि एथिलीन ओजोन गैस से क्रिया करके यौगिक देती है। और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा C2H5OH, दूसरा है हमारा HCHO, तीसरा है CH3CHO, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एथिलीन ओजोन गैस से क्रिया करके यौगिक देती है, कौन सी यौगिक देती है, यह देती है HCHO यौगिक देती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि C6H14 के कितने समावयव एल्केन होंगे। और यह क्वेश्चन एआरओ सिल्चर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, और चौथा है 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी C6H14 के कितने समावयव एल्केन होंगे, कितने हो जाएंगे, वह हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए वो नोट्स भी तैयार कर लेना। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आप ये मान चलिए कि आप 38 लेके 42 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल निम्न में से कौन सी समावयवता दर्शाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा चलावयवता, दूसरा हमारा मध्यावता, और तीसरा ज्यामितीय समावयवता, और चौथा क्या प्रकाशिक समावयवता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लैक्टिक अम्ल निम्न में से कौन सी समावयवता दर्शाता है, कौन सी समावयवता दर्शाता है, यह प्रकाशिकी समावयवता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आप करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि C4H10O के लिए संभव एल्कोहलिक समावयवियों की संख्या कितनी होगी। और यह क्वेश्चन एआरओ आगरा के 2016-15 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, और चौथा क्या है 5। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी C4H10O के लिए संभव एल्कोहलिक समावयवियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप से प्राप्त होती है। और यह क्वेश्चन एआरओ बरेली के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है Fe, दूसरा है Pt, तीसरा है Al, और चौथा है Mg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप से प्राप्त होती है, कौन सी धातु मुक्त रूप से प्राप्त होती है, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज कौन सा है। और यह क्वेश्चन एआरओ अमेठी के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बॉक्साइट, दूसरा हमारा कैल्कोपाइराइट, और तीसरा हमारा डोलोमाइट, और चौथा क्या हमारा इल्मेनाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त एक प्रमुख खनिज कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा इल्मेनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ZnCO3, दूसरा हमारा ZnS, तीसरा है ZnSO4, और चौथा क्या है ZnO। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ZnO होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइडी विलयन बनाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा NaCl, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है स्टार्च और चौथा है क्या हमारा बेरियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइडी विलयन बनाता है, जल में कोलाइडी विलयन कौन बनाता है, वह स्टार्च बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जल का आयनिक गुणनफल बढ़ेगा यदि। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा H+ मिलाएं, दूसरा में OH- मिलाएं, तीसरा है दाब कम करें और चौथा क्या तापक्रम बढ़ाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जल का आयनिक गुणनफल बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा, ये तब बढ़ता है उसका तापक्रम बढ़ाते हैं, उसका जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे 100% वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वह यह होगी जिसके जलीय विलयन का पीएच मान सर्वाधिक होगा। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बरेली के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला NaCl, दूसरा NH4Cl और तीसरा Na2CO3 और चौथा क्या NHCO3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। यानी वह यह होगी जिसके जलीय विलयन का पीएच मान सर्वाधिक होगा, यानी जो हमारा Na2CO3 है इसके जलीय विलयन का मान सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा हमारा सिट्रिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा क्या गैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नीली काली स्याही के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, वह होता है गैलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2017 में पूछा गया था। और यह क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा है टेट्रानाइट्रोटॉलुइन, दूसरा हमारा ट्राइनाइट्रो टेट्राइमीन और तीसरा हमारा ट्राइनाइट्रोटॉलुइन और चौथा क्या टेट्रानाइट्रो टेट्राइमीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है, टीएनटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटॉलुइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ग्वालियर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा तारपीन का तेल, दूसरा है खनिज तेल, तीसरा है वनस्पति तेल और चौथा है क्या व्हेल मछली का तेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल कौन सा होता है, वह होता है तारपीन का तेल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन लिखते चलिएगा। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आपको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले, ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे और आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और जो हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा एनाफिलीज के द्वारा, दूसरा हमारा एडिस के द्वारा, तीसरा हमारा क्यूलेक्स के द्वारा और चौथा है हमारा मस्का के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है, जो हमारा डेंगू ज्वर यानी जो हमारा डेंगू बुखार होता है, यह किसके द्वारा फैलता है, यह एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि
प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवियों का है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आसाम के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा प्लाज्मोड्रोमा, दूसरा हमारा सिलिएटा और तीसरा हमारा मैस्टिगोफोरा और चौथा का हमारा स्फेरोजोआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवियों का है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा स्पोरोजोआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कोशिका में श्वसन का स्थल कौन सा होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ रांची के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा राइबोसोम, दूसरा है केंद्रक, तीसरा हमारा गाल्जी काय और चौथा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोशिका में श्वसन का स्थल कौन सा होता है? वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचनाएं कहलाती हैं। और यह क्वेश्चन एआरओ अंबाला के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा रंध्र, दूसरा है पत्तियां, तीसरा हमारा ट्राइकोम और चौथा क्या है? पुष्प कलिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचनाएं कहलाती हैं, वो क्या कहलाती है? वह ट्राइकोम कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? और यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लिथाम, दूसरा है बर्ग, तीसरा है मिलर और चौथा क्या? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किसने किया था? वह किया था मिलर ने इसका नामकरण किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है नींबू में लिटिक लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बनारस के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है तांबा, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है जस्ता और चौथा क्या है? बोरोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नींबू में लिटिक लीफ रोग किस कमी के कारण होता है? किस कमी के कारण से होता है? यह तांबा की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ आगरा के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा ट्राइलियम, दूसरा है शैवाल में, तीसरा है हमारा ऑफियोग्लोसम में, तीसरा है और चौथा क्या? उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? वह होता है शैवालों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? और यह क्वेश्चन एआरओ सिलचर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या? उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? वह हमारा क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डार्विन ने पादप हार्मोन आकिंस की खोज किस साल की थी? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला है हमारा 1955 ईस्वी, दूसरा है 1880 ईस्वी, तीसरा है 1962 ईस्वी और चौथा है 1926 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डार्विन ने पादप हार्मोन ऑकिंस की खोज किस साल की थी? कब की थी? या की थी उन्होंने 1880 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा सहलग्नता, दूसरा हमारा प्लाज्मिजीना और तीसरा हमारा जीन और चौथा क्या है? जीनोम। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जीनोम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी होती है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है नोनोक्सिनॉल, और दूसरा हमारा जीडोरुडिन, और तीसरा हमारा विराजोल, और चौथा क्या हमारा माइकोनोजोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारे जीडोरुडिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है मानव में परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ ग्वालियर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है विटामिन C12, दूसरा विटामिन बी, और तीसरा है विटामिन B12, और चौथा है विटामिन B6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव में परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण से होता है, किसकी कमी से का होता है, यह होता है विटामिन बी की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन सा होता है, और यह क्वेश्चन एआरओ मेरठ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सिलेक्स, दूसरा हमारा एडिज एप्टिटाई, और तीसरा हमारा एनाफिलीज, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन सा होता है, वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा एडिज एटिप्टाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि थायराइड से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन क्या होता है, और यह क्वेश्चन है यारो दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पॉलीपेप्टाइड, दूसरा है फिनॉल, तीसरा हमारा ग्लाइकोपिड, और चौथा क्या है स्टीरॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी थायराइड से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन क्या होता है या कैसे होता है, यह होता है फिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, और यह क्वेश्चन एआरओ बनारस के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहले हमारा तिल्ली, दूसरा है यकृत, तीसरा है मस्तिष्क, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, वह कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी यकृत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, आपको फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले, ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न राशियों से कौन सी सदिश नहीं है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा गतिज ऊर्जा, दूसरा है त्वरण, तीसरा हमारा रेखी संवेग, और चौथा क्या विस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न राशियों में कौन सी सदिश नहीं, जो हमारा त्वरण होता है ये भी सदिश राशि है, रेखी संवेग भी सदिश राशि होती है, विस्थापन भी सदिश राशि होती है। लेकिन जो हमारा गतिज ऊर्जा ये सदिश राशि नहीं होती है, अदिश राशि होती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है, और यह क्वेश्चन एआरओ बरेली के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 0.98 न्यूटन, दूसरा हमारा 98 न्यूटन, और तीसरा हमारा 9.8 न्यूटन, और चौथा क्या हमारा 1 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है, वह होता है हमारा 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा जूल, दूसरा है हमारा न्यूटन मीटर, तीसरा हमारा मेगावाट, और चौथा क्या हमारा किलोवाट घंटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो हमारा जो जूल है यह भी ऊर्जा का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर भी हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है, और किलोवाट घंटा भी हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। लेकिन जो हमारा मेगावाट दिया है ऊर्जा का मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल, और चौथा है कोई भी दर्पण नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है? कौन कर देता है? वह उत्तल दर्पण जो अपसारित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में बल प्रयुक्त किए जाते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा श्रेणी क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम में, तीसरा है मिश्रित क्रम में, और चौथा क्या? श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी घरेलू विद्युत परिपथ में बल प्रयुक्त किए जाते हैं, किस क्रम में प्रयुक्त होते हैं? वो समांतर क्रम में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे? मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले, ये भी सारे क्वेश्चन नोट कर लें। जो मैथ क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, आप ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आपके जो मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से वहां पे कर लेंगे। और ये जो मैं 5 क्वेश्चन मैथ करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस संख्या का वर्ग 7396 है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ सिलचर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, अब उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 7396। उसके बाद क्या करें? दो दो के हम जोड़े बना लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ये 73 है, किसके वर्ग के पास आता है? ये मान लो हमारा पहले 8 लिखते हैं, 8 64 हो गया, और 9 कर 9 81 ज्यादा हो गया, तो पास किसके आ गई? 8 के आ रहा, 8 यहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे 64। अब इधर हम अगर 73 में 64 घटाते हैं, कितना आ जाता है हमारा? 9 आ जाता है। इसके बाद जो ये दो जोड़ा बना हुआ है, ये यहाँ पे उस साइड में उतार लेंगे, और ये 8 को हम लिख देंगे यहाँ पे। 8 8 कितना हो गया? 16। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? किस संख्या वर्ग करेंगे कि हमारे 16 है यहाँ पे लिखा है, और इधर लिखा 996, तो किस संख्या के वर्ग के पास है? सबसे पहले मान लो यहाँ पे लिखते हैं 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 6, और यहाँ गुणा करते हैं 6 से। 166 गुणा करो, कितना आ जाएगा? 6 36 के 6 हासिल आए 3, और इधर 6 36 36 3 हो जाएगा 9, हासिल आए 3, और 6 के 6 6 3 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी यहाँ पूरा संख्या हमारी क्या हो गई? तीनों कट गई, और हमारा वर्ग कितना निकल के आ गया? 86 आ गया। 86 हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, तभी आपको वहां पे टाइम बच पाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है? और यह क्वेश्चन एआरओ आगरा के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें पूछा जा रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। यहाँ पे मान लो राम हो गया, यहाँ पे हो गया श्याम। अभी राम की आय श्याम की आय 20% कम है, तो इसको मान लो 80 हो गया, और ये हो गया हमारा 100, 20% कम हो गया। अब पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है? तो कितना अधिक है? ये अधिक है हमारा, 20% अधिक है। और किससे पूछ रहा है? पूछ रहा है हमसे कि राम की आय से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नीचे लिख देंगे 80, ऊपर लिख देंगे 20। यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 20/80, और इसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो गुणे कर देंगे 100। इधर काटो, यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया, और 4 को 100 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। तो कितने % अधिक है? तो कितने % अधिक हो जाएगा? वह हो जाएगा 25% अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, यदि इस समय वहां की जनसंख्या 10,000 हो, तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी? और यह क्वेश्चन एआरओ पिथौरागढ़ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मान लो अभी जनसंख्या कितनी है? वो है 10,000। यहाँ पे लिख लेंगे हम, 10,000 लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है? वो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? और बढ़ कितनी रही? 10% बढ़ रही है। और 10% बढ़ रही, तो मान लो 3 बार बढ़ रही, तो 110/100 हो जाएगी, फिर गुणे 110/100 हो जाएगी, और ऐसे ही एक बार और कर देंगे, 110 और बटे 100 हो जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद क्या करें? जो हमारे 0 0 काट देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 0 काट देंगे यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 0 कट गए यहाँ पे। अब इधर कितना होगा? 11 गुणे 11 हमारा कितनी बार है? 3 बार है। बच कितना रहा हमारा? बच रहा है हमारा 10 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। इसी को गुणा कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 11 गुणे 11 करेंगे 121 हो जाएगा, और 121 गुणे 11 करेंगे कितना आ जाएगा? वो 1331 हो जाएगा हमारा। और 1331 गुणे 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? वह हो जाएगा हमारा 1331, और 1 0 और लग जाएगा। यानी हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन को ऐसे ही वहां पे सॉल्व करना, तभी आपका टाइम वहां पे बच पाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 10 मेजों को 2000 में खरीदा गया, तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा? औसत बराबर होता क्या है? पदों के योग बटे पदों की संख्या।
यानी कि पदों का योग यानी जितने कुल पद बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे हमें दिया जा रहा है कि 10 मेजों का मूल्य कितना है, 2000 रुपए। और हमसे पूछ क्या रहा है, औसत मूल्य। औसत मूल्य कैसे निकालेंगे, 10 से भाग कर देंगे, वहां से हमारा औसत मूल्य निकल आ जाएगा। यानी कि 2000 बटे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, यहाँ से हमारा जीरो जीरो कट जाएगा, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 200 आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, और इसमें हमसे पूछा जा रही है, पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है कितने घंटों में। और यह क्वेश्चन एआरओ मऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पवन अकेले का, यानी पवन हो गया एक कार्य करता है 30 घंटे में कर रहा है। और उसके बाद बोला है पंकज के साथ, यानी इसमें पवन भी हो गया और मान लो पंकज भी हो गया, दो लोग हो गए, और 15 घंटे में कर लेता। ऐसे कैसे, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पंकज अकेले उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। सबसे पहले क्या ले लो, 30 और 15 का एलसीएम ले लो। 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 30। यानी हमारा कुल काम कितना निकल के आ गया, हमारा जो कुल काम निकल के आ गया 30 काम हमारा निकल के आ गया। अब इसे हम जो एलसीएम से भाग कर देंगे, यानी इस 30 को हम 30 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, अब 15 को 30 से भाग करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं। और हमें ये पता चली गया हमारे जो यहाँ पे किसका दिया गया, पवन का दिया गया। पवन एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो एक काम कर रहा है। तो पंकज कितना काम कर रहा है, पंकज भी एक काम करेगा, क्यों दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, वो 2 काम कर रहे हैं। और पंकज वाला जो काम आया है उस कुल काम से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कुल काम हमारा 30 है और पंकज एक दिन में एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 30 बटे 1 करेंगे, वहां से कितना आंसर निकल के आ जाएगा, वहां से हमारा 30 निकल के आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 घंटे वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही आपका हो जाएगा वहां पे। और इसके बाद क्या करेंगे, आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में आ चुके हैं। आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ना, आप एग्जाम में ऐसे वहां पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है जीके का 41 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो किस राज्य में हो जाएंगे, वह हो जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एक वर्ष में 1 बार, दूसरा वर्ष में 2 बार, तीसरा वर्ष में 3 बार और चौथा है वर्ष में 4 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, कितने सत्र बुलाए जाते हैं, वह बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे ही वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। और यह क्वेश्चन यारो जालंधर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 1 जनवरी 2014, दूसरा हमारा 1 जनवरी 2015 और तीसरा हमारा 1 मार्च 2014 और चौथा है 1 मार्च 2015। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, यह आया था 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला हमारा एडमंड हिलेरी, दूसरा ऑप्शन हमारा तेंजिंग नोरगे, तीसरा हमारा रामजी दोराजी और चौथा क्या नवांग गोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा तेंजिंग नोरगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि राज्यसभा के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ रांची के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बिक्री व्यापार कर, दूसरा है भू राजस्व कर, तीसरा है व्यवसाय कर और चौथा है कृषि आय पर कर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमसे पूछ क्या रहे, राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। और जो हमारा भू राजस्व कर भी अंतर्गत आता है, व्यवसाय कर भी अंतर्गत आता है और कृषि आय कर भी अंतर्गत आता है। लेकिन हमारा बिक्री व्यापार कर है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है बास्केटबॉल और चौथा है बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ आता है, किस खेल से होता है? यह फुटबॉल खेल के साथ होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ सिलचर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला हमारा रउफ, दूसरा है झोरा, तीसरा है विधि और चौथा क्या हमारा सुइसिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान संबंधित है, कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा सुइसिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बनारस के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला हमारा पी हेगड़े, दूसरा हमारा सीपी भाटिया और तीसरा हमारा मेधा पाटकर और चौथा क्या अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व से आरंभ हुआ था, किसके नेतृत्व से आरंभ हुआ था? यह मेघा पाटकर के नेतृत्व से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अमेठी के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है केरल, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, सबसे वन क्षेत्र किस राज्य में हो जाएंगे, वह हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाभारी रहता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 65 वर्ष, दूसरा है 60 वर्ष, तीसरा है 62 वर्ष और चौथा है 58 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधारी रहता है, कितने वर्ष तक रहता है? वह रहता है 65 वर्ष तक रहता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। दोस्तों आप मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन याद करते चलना और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखा हूँ वो नोट्स तैयार करते रहना। अगर आप ये दोनों तैयार कर लेते ये मान चलिएगा आप 38 से लेकर 42 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम में कर लेंगे। आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।